हेलो बच्चों, हम लोग तीसरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और आज इसके सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रतिरोध की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रतिरोध की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जो कोई चालक आपके पास में होता है, उस चालक के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। आवेश वाहकों के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उस रुकावट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध के मात्रक वगैरह हम लोग देख चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध की कुछ बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक तो होते हैं ओमीय और एक होते हैं अनओमीय। ओमीय और अनओमीय। जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो कौन से होते हैं? ओमीय होते हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो कौन से होते हैं? अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रतिरोध की अगर बात करें तो एक प्रतिरोध होते हैं हमारे पास में तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध। एक होते हैं कार्बन प्रतिरोध। कौन से? कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आप लोगों से। कार्बन प्रतिरोध। तो तार आबद्ध प्रतिरोध कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि जैसे जैसे तार की लंबाई हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होता जाता है? तार की लंबाई बढ़ने के साथ में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होती है? हानि होती है। तो तार की लंबाई को कम ज़्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, परंतु जैसे जैसे आप लोग धारा के मान को बढ़ाते हो और प्रतिरोध के मान को अगर बढ़ाओगे तो जैसे आपने क्या किया? प्रतिरोध को बढ़ाया, ऊष्मा जो है ज़्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हीट का फॉर्मूला होता है। तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होने से क्या होगा? अपनी ज़्यादातर ऊर्जा जो है उसकी हानि हो जाएगी। इस हानि को कम करने के लिए अपने किसे काम में लेते हैं? कार्बन प्रतिरोध को काम में लेते हैं। इसके अलावा ताराबद्ध प्रतिरोध जो है इनकी लंबाई का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी ज़्यादा लंबाई बढ़ाओगे तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी एक असुविधाजनक बात है। इसके लिए अपने किसे काम में लेते हैं? कार्बन प्रतिरोध को काम में लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध किससे बने होते हैं? तो कार्बन से बने होते हैं। इस प्रकार के होते हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए। इस प्रकार से कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इनके दो संयोजक तार लगे होते हैं। इनके आर पार क्या लगा होता है? एक संयोजक तार लगा होता है। इसके ऊपर क्या होता है? अलग अलग रंग की पट्टियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, अलग अलग रंग की इस पर क्या बनी हुई होती है? पट्टियाँ बनी हुई होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक कलर की पट्टी बनी हुई होती है, इस तरीके से एक कलर की पट्टी बनी हुई होती है, और दूसरी ओर किसी दूसरे कलर की पट्टी बनी हुई होती है। जैसे ये कलर की क्या होगी? यहाँ पर एक पट्टी होगी। इसके बाद में क्या होता है? एक तीसरे रंग की पट्टी यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है, और लास्ट में जो है एक चौथे रंग की पट्टी भी इस पर बनी होती है। चौथा जो रंग होता है वो क्या होता है? या तो स्वर्ण कलर होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वर्ण कलर होता है, या फिर किस प्रकार का कलर होता है? चांदी जैसा रंग होता है, या फिर कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनी होती है? चार अलग अलग कलर की पट्टियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, जो ये वाली पट्टी होती है ये किसे व्यक्त करती है? प्रथम सार्थक अंक को। किसे व्यक्त करती है? प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करती है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरे रंग की पट्टी हमारे पास में आती है ये क्या करती है? द्वितीयक सार्थक अंक को व्यक्त करती है। किसे व्यक्त करती है? तो द्वितीयक सार्थक अंक को क्या करती है? व्यक्त करती है। और जो तीसरे कलर की पट्टी हमारे पास में होती है ये क्या करती है बच्चों? तो तीसरे कलर की जो पट्टी है ये 10 की पावर के रूप में गुणक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या करती है? 10 की पावर के रूप में गुणक को प्रदर्शित करती है। और जो चौथे कलर की पट्टी हमारे पास में होती है, ये क्या करती है? प्रतिशत के रूप में सहता को, या आप लोग इसे बोल सकते हो विश्वसनीयता को। सहता, विश्वसनीयता, इनको क्या करती है? ये व्यक्त करती है। सहता, सहनशीलता भी बोल सकते हो आप लोग। सहता, विश्वसनीयता या सहनशीलता को क्या करती है? व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होती है? चार अलग अलग कलर की पट्टियाँ होती है। इन पट्टियों का मान जो होता है अपने को पता होता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं? ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो कार्बन प्रतिरोध है इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है, यानी कितने मान का ये कार्बन प्रतिरोध हमारे पास में है। इसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्क। ठीक है, 10 कलर होते हैं इस तरीके से।
और इनके लिए अपने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इनके कलर जो होते हैं, जैसे इसका क्या होता है, इसका होता है ब्लैक, ये क्या होता है ब्राउन, ये क्या होता है रेड, ये क्या होता है ऑरेंज। ठीक है, ये क्या होता है ऑरेंज, ये क्या होता है येलो, ये क्या होता है ग्रीन। ध्यान रखना, पहले ग्रीन आता है, बाद में क्या आता है इसमें ग्रे आता है। ठीक है, पहले ग्रीन और फिर क्या आता है ग्रे। और ये क्या होता है बैंगनी कलर होता है, वोयलेट कलर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है ब्लू होता है, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर होता है हमारे पास में। और ये क्या होता है वाइट होता है। ये कौन सा कलर होता है, वाइट कलर होता है। तो इस प्रकार से अपने पास में कितने कलर होते हैं, 10 इसमें कलर होते हैं। 3 अपने पास में सहायता के लिए भी कलर होते हैं, जैसे एक तो होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, और एक होता है नो कलर, यानी कोई भी कलर अगर नहीं दिया हुआ हो तो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनके जो अंक होते हैं, इनके क्या होते हैं अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8 और इसके लिए 9। इस प्रकार से क्या होते हैं अपने पास में अंक होते हैं। इसके बाद में गुणक आते हैं, क्या आते हैं गुणक। ये गुणक होते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, 10 की पावर 4, 5, 6, और इसके लिए आ जाएगा 10 की पावर 7, और इसके लिए आ जाएगा 10 की पावर 8, इसके लिए आ जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, इसके बाद में 10 की पावर -1, -2 इस तरीके से आता है इनके लिए, पर वो ज़्यादातर काम में नहीं आते। इसके लिए विश्वसनीयता या सहायता 10%, इसके लिए 5%, इसके लिए 10%, और इसके लिए कितनी होती है 20% होती है। अगर कोई रंग नहीं हो तो उसके लिए कितनी होती है 20% होती है। ठीक है, ये किसके लिए आंकड़े हैं, ये सहायता या विश्वसनीयता के लिए आंकड़े हैं। ठीक है, यानी अपने क्या करते हैं कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ी बहुत इसमें क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। वो कमी कौन पूरा करता है, ये कलर जो है लास्ट में दिया हुआ ये पूरी करता है, 5%, 10% और 20%। जैसे आपको कोई भी कार्बन प्रतिरोध दे दिया जाए, जैसे आपको बोला जाए कि कोई एक कार्बन प्रतिरोध है, इस पर कैसे कलर किए हुए हैं, तो मान लिया अलग अलग कलर किए हुए हैं। जैसे पहली पट्टी लाल रंग की है, दूसरी हरे रंग की है, तीसरी नीले रंग की है, और चौथी मान लिया कैसा कलर किया हुआ है, स्वर्ण कलर किया हुआ है। और आपको बोल दे कि कार्बन प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इस कलर को देखना होता है। ये कलर कैसा है, लाल कलर है। कलर जो भी हो मैंने सीधा बना दिया इनको, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में कलर दे आपको वो देखने हैं। ठीक है, यानी इस कलर को नहीं देखना, आपको सीधा देखना है कि आपको दिए कौन कौन से कलर है। जो सामने मार्कर है उससे मैंने इन्हें बना दिया है। ठीक है, तो लाल कलर की अगर बात करें तो यहाँ से आप क्या देखोगे, रेड कलर देखोगे। यहाँ से क्या देखोगे, रेड कलर देखोगे। और रेड कलर के लिए आप लोग देख सकते हो, ये आंकड़े जो है किसके लिए, रेड कलर के लिए है। ठीक है, तो रेड कलर के लिए अंक कितना है 2, तो कितना अंक आएगा 2 आएगा। फिर देखोगे आगे वाले कलर को, आगे वाला कलर कैसा दिया हुआ है, हरा कलर दिया हुआ है, तो हरे कलर को के लिए देखोगे, यानी ग्रीन के लिए आप लोग बात करोगे। ये अपने पास में क्या है, ग्रीन है, तो ये आंकड़े इसके लिए, ये इसके लिए। ग्रीन के लिए अपने पास में ये वाले जो आंकड़े हैं किसके लिए है, ग्रीन के लिए है। ठीक है, ये आंकड़े किसके लिए आपके पास में, ग्रीन के लिए। ग्रीन कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ कितने लिख देंगे, 5 लिख देंगे। शुरुआत के 2 अंक किसको व्यक्त करते हैं, सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। तो अपने पास में ये कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तीसरा कलर जो है वो क्या है, नीला कलर है, ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू के लिए आप लोग देखोगे तो अब आपके पास में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये वाला जो है आपके पास में कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। ठीक है, और आपको क्या देखना है, तीसरा जो बताता है किसको बताता है, गुणांक को बताता है। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या है, इसके लिए आपके पास में गुणांक है। ठीक है, और चौथा जो आपके पास में स्वर्ण कलर है, तो प्लस माइनस में स्वर्ण के लिए सहायता कितनी होती है, 5% होती है। तो 5% आप लोग क्या कर दोगे, इसमें जोड़ दोगे। ये आपके पास में क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। इसकी ट्रिक आपको पता है कि ये क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है कलर को याद रखने की, TIRC के, ये क्या होती है आपके पास में, इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, यानी इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, और क्या है, वाइट है। फिर आपके पास में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इनके लिए आपके पास में क्या है, दे रखा है। एक तो ये आपको पूछ सकता है, ये वाले दे करके आपसे पूछ सकता है कि प्रतिरोध कितने ओम का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपको ये वाली टर्म दे दे कि इतने ओम का कोई कार्बन प्रतिरोध है, उनके लिए कलर क्या क्या है। जैसे ये दे तो आपको देखना है ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखोगे 2 किसके लिए है, तो 2 रेड के लिए, तो कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। फिर 5 किसके लिए है,
तो यहाँ पर इस लाइन में देखो 5 किसके लिए लिखा हुआ है, ग्रीन के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर देखो एक 10 की पावर 6 दे रखा है, तो 10 की पावर 6 कहाँ आता है, इसमें आता है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 6 बन जाएगा। फिर ये सीधा आपको बताता है गोल्ड को। ठीक है, अब देखिए गलतियाँ क्या क्या होती है इसमें। एक जो बच्चे ज़्यादातर गलती इसमें करते हैं, यहाँ 5, 10 और 15 नहीं है, यहाँ कितना है, 20% है। ठीक है, दूसरी गलती बच्चे यहाँ करते हैं इस वाली टर्म में। इस वाली टर्म में बच्चे क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं 1 से और इसे शुरू कर देते हैं 10 की पावर 1 से। ठीक है, तो ये सारे कलर जो है वो गलत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से शुरू होती है, टेबल जो है वो 0 से शुरू होती है और ये यहाँ पर कितना है, 10 की पावर 0 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। ये कलर आप लोग इंग्लिश के अंदर याद रख लेना। यहाँ पर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और ये येलो लिखा गया है। ये क्या है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट लिखा गया है। और टेबल में भी याद रखना, पहले ग्रीन आता है, उसके बाद में क्या आता है, ग्रे आता है। इन दोनों को सीधा याद रखना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक, ब्राउन है, उसके बाद में ब्लू आता है। तो ये 3 एक जैसे हैं, तो इसमें ब्लैक, ब्राउन आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको ग्रीन और ग्रे के अंदर याद रखना है, पहले क्या आता है, ग्रीन आता है, उसके बाद में क्या आता है, ग्रे आता है। तो ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे भी आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और अच्छे से आप लोग इसे सॉल्व करके जाना। अब अपने बात कर लेते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता की। देखिए प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो होता है वो ताप पर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, यदि प्रारंभिक टेम्परेचर T1 है और बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, T2 कर दिया जाए, तो प्रतिरोधकता का मान देखिए कितना आएगा, ये आएगा ρ2, कितना आएगा, ρT2 बराबर ρT1 और 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी जो है इसका मान कितना है, तो T2 माइनस का T1 है। और प्रतिरोध के लिए देखें तो RT2 बराबर RT1 और 1 प्लस अल्फा डेल टी। अल्फा क्या है, अल्फा ताप प्रतिरोधकता गुणांक है। ठीक है, अल्फा क्या है, ताप प्रतिरोधकता गुणांक है। ये आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगर प्रारंभिक टेम्परेचर T1 का मान कितना हो, T2 का मान कितना दे दे, T दे दे, यानी ये 0 और ये कितना हो आपके पास में, T हो, तब आप लोग इन्हीं फॉर्मूलों को क्या लिख सकते हो, रो इक्वल ρ0 1 प्लस अल्फा डेल टी, और ये बन जाएगा R इक्वल R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। आपसे पूछा जा सकता है अल्फा के मात्रक और विमाओं के बारे में, तो यहाँ से आप लोग अल्फा के लिए इसे सोल्व कर सकते हो। जैसे इसे सोल्व करें, ये क्या आएगा, अल्फा इक्वल ये आएगा रो माइनस ρ0 और साथ में क्या आ जाएगा, ρ0 और डेल टी, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और फिर इस टर्म को इधर ले गया और ρ0 अल्फा जो है इसके भाग में आ जाएगा। इस तरीके से अल्फा का तो मान ज्ञात करना है, ρ0 और डेल टी जो है किस में आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग इसके लिए भी मान ज्ञात कर सकते हो। अगर मात्रक देखें आप लोग, तो ये वाली टर्म जो है मात्रक और विमा के लिए ये तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 1/T। टी किसको बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है, तो केल्विन इनवर्स इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। केल्विन इनवर्स क्या हो जाता है, इसका मात्रक और विमा हो जाती है। ठीक है, केल्विन इनवर्स इसका मात्रक होता है। अगर बात करें धातुओं के लिए, तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, यानी अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कुचालकों के लिए बात करें, तो कुचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। जैसे ताप बढ़ाते हो चालकता का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्धचालकों की अगर बात की जाए कि अर्धचालकों के लिए क्या होता है, तो अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मानक प्रतिरोध के लिए बच्चों याद रखना नाइक्रोम को काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी ताप पर निर्भरता क्या होती है, कम होती है। ताप पर निर्भरता इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये क्या करता है, कम निर्भर करता है किस पर, ताप पर। तो ये प्रभाव था किस पर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेल की। देखिए बच्चों सेल, सेल विद्युत सेल, सेल क्या होता है, सेल वह युक्ति या उपकरण है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, एक क्या होता है, एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक गोल में डूबे रहते हैं, उस गोल को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटय कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक सेल के अंदर आपको पता होना चाहिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसे बच्चों इसे क्या करते हैं हम लोग,
लिखते हैं। एप्सिलॉन नहीं है ये बच्चों, ये विद्युत वाहक बल। एक होती है टर्मिनल वोल्टता, और एक होता है इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध। एक आता है तीनों में आपस में संबंध की, इन सब में आपस में संबंध क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के आपस में संबंध क्या होते हैं। तो संबंध की अलग से बात कर लेंगे किरचॉफ के नियम से हम लोग। अभी इन तीनों की बात करते हैं, विद्युत वाहक बल की, टर्मिनल वोल्टता की और आंतरिक प्रतिरोध की। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता याद रखना दोनों क्या होते हैं? विभवांतर होते हैं। क्या होते हैं? विभवांतर होते हैं। विभवांतर है तो इनका मात्रक क्या होगा? सीधी सी बात है, विभवांतर है तो इनका मात्रक वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, विद्युत वाहक बल होता है जब परिपथ में सेल से कोई धारा नहीं ली जाती, यानी खुले परिपथ में जो सेल होता है, सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी सीधा आपके पास में जो सेल होता है जो परिपथ में नहीं जुड़ा होता है, जैसे ये सीधा सेल है, तो इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल, जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। जब इस सेल को किसी परिपथ में जोड़ दिया जाए, यानी जब सेल से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा ली जाती है, तब जो सेल के सिरों पर विभवांतर होता है, क्या होता है? जो सेल के सिरों पर विभवांतर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? टर्मिनल वोल्टता के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रतिरोध, देखिए सेल के जो सिरे होते हैं उसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, यानी सेल से बाहर धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो सेल के बाहर तो आप सबको पता है, सेल के अंदर जो होता है विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य क्या करता है? आवेश वाहकों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा आवेश वाहक के मार्गों में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है, उस रुकावट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस रुकावट को हम लोग जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध के नाम से। इसके लिए आप लोग क्या याद रख सकते हो? इसके लिए आप लोग ट्रिक है इसकी CID/8। इस ट्रिक से क्या कर सकते हो? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की निर्भरता को याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है याद रखना, ये ट्रिक है इसकी। इसका मतलब सांद्रता है, यानी सांद्रता की क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ेगी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। धारा के समानुपाती होता है, दोनों सेलों के टर्मिनलों के मध्य दूरी के समानुपाती होता है। जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती, और ताप के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इन तीनों के अगर आपस के संबंध की बात की जाए, इसे V से, इसे स्मॉल r से और इसे E से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। इन तीनों में क्या संबंध होता है? तो V इक्वल होता है E माइनस का I R। ये क्या होता है? इनमें संबंध होता है। यानी आपका जो विद्युत वाहक बल होता है ये हमेशा ज़्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टता जो है ये क्या होगी? कम होगी। और ये कितनी कम होगी? IR कम होगी। जो आंतरिक प्रतिरोध है उससे जो धारा जा रही है, यानी उसके सिरों पर जो विभव का पतन हो रहा है, वो क्या कर दिया जाता है? विद्युत वाहक बल में से कम कर दिया जाता है। V इक्वल E माइनस का IR। इसे आप लोग किरचॉफ के नियम से भी क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे ये आपके पास में क्या है? कोई एक परिपथ है, यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और ये क्या है? ये। तो यहाँ किरचॉफ का नियम लगा करके भी आप लोग क्या कर सकते हो? इसे सोल्व कर सकते हो। जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? सेल का E है। यहाँ पर V इक्वल कितना है? V इक्वल RI है, और यहाँ पर कितना है? IR है, ठीक है। अब आप लोग इन्हें आराम से सोल्व कर सकते हो, यानी इनके जो सेल के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। यानी जो विद्युत वाहक बल सेल दे रहा है E, वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों को अपने जोड़ लेंगे तो ये आएगा V प्लस का IR बराबर आएगा किसके? E के। IR को आगे ले जाएंगे तो V इक्वल E माइनस का IR। ये होता है इन तीनों में संबंध, ठीक है। ये सेल की बात कर रहे हैं। सेलों को क्या कर सकते हैं? हम संयोजित कर सकते हैं। यदि सेलों को क्या किया जाए? संयोजित किया जाए, तो सेलों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किसको संयोजित कर सकते हैं? सेल को संयोजित कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रतिरोध को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, जैसे दो प्रतिरोध R1 और R2 है, यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो कुल आपके पास में प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? R1 प्लस R2 होता है। और जब इन्हें क्या किया जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यानी आपका R किसके बराबर होता है? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 के। ऊपर दोनों की गुणा होती है और नीचे क्या होता है? जोड़ होता है। ये सेलों के श्रेणी और समांतर क्रम का फॉर्मूला है। किसके लिए?
ये है प्रतिरोधों के लिए, ध्यान रखना प्रतिरोध के लिए, ये किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। अगर सेल की बात की जाए, सेल को अगर श्रेणी और समांतर में जोड़े, पहले तो सेल का जब भी जिक्र करेंगे, जैसे ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ में आएगा, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, तो इसका भी आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ में आएगा और बाह्य परिपथ में इस तरीके से इन्हें क्या कर दिया जाता है, एक प्रतिरोध के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास में कितने सेल है, 2 सेल है। कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये एक प्रतिरोध, ये एक सेल है और ये आपके पास में एक दूसरा सेल है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ा जाता है तब जो आई इक्विवेलेंट आता है, आई इक्विवेलेंट आता है, वो आता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस का आर। इसी तरीके से समांतर क्रम में भी कितना आता है, ये आता है ई इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट, सेम ही आता है, जो ऊपर लिखा है ये सेम आता है, पर फर्क किस में आता है, फर्क आता है इन दोनों मानों में, इन दोनों मानों में फर्क आता है। श्रेणी क्रम के लिए देखिए क्या आता है, श्रेणी क्रम के लिए ई इक्विवेलेंट आता है E1 प्लस E2 के बराबर। किसके बराबर आता है, तो ये आता है E1 प्लस E2 के जोड़ के बराबर, और ये आता है R1 प्लस R2 के जोड़ के बराबर, यानी R इक्विवेलेंट कितना आता है, R1 प्लस R2 आता है। ये किसके लिए है बच्चों, ये श्रेणी क्रम के लिए है, ठीक है। समांतर क्रम के लिए अगर बात की जाए, कौन से क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, तो समांतर क्रम में इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, एक साथ जोड़ दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, समांतर बन जाएगा। ये कौन सा क्रम है, तो ये तो इनका श्रेणी क्रम है। तो समांतर क्रम के लिए क्या कर देंगे, इस सेल को यहाँ से हटा करके इसके साथ में लगा देंगे, ठीक है, इसके साथ में नीचे लगा देंगे, यानी प्लस को दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये कौन सा क्रम है इनका, तो बच्चों ये है इनका समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है, ठीक है। समांतर क्रम के लिए अगर बात करें तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो समांतर क्रम में पहले तो देखिए प्रतिरोधों के लिए तो समांतर क्रम में जोड़ते हो तो ये वाला ही फॉर्मूला आता है, ये वाला फॉर्मूला आएगा, यानी प्रतिरोध तो कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर ये आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। यानी R इक्विवेलेंट इक्वल R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये तो फॉर्मूला आ जाता है R इक्विवेलेंट का। अगर ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखें कि ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखिए ई इक्विवेलेंट ये बनता है E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 और भाग में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है इसके लिए फॉर्मूला, किसके लिए, ई इक्विवेलेंट के। यहाँ अगर लिखूँगा तो क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। ये क्या है, सेलों के लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला है। देखो सेलों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो +2 फिजिक्स के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें ये टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट करवा रखा है कि सेलों का संयोजन जो किस प्रकार से हम लोग करते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि सेलों के संयोजन किस प्रकार से होते हैं। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ये समांतर क्रम संयोजन है और ये क्या है, इनके लिए फॉर्मूले है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ छोटे टॉपिक्स की, जैसे विद्युत ऊर्जा, शक्ति और विद्युत का स्थानांतरण। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की कौन सी ऊर्जा है ये, तो विद्युत ऊर्जा है। इसके बाद में बात कर लेंगे विद्युत शक्ति की और फिर बात कर लेंगे विद्युत के स्थानांतरण की, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो चैप्टर का है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, जिसके अंदर हम लोग किरचॉफ का नियम वगैरह, व्हिटसोन सेतु, मीटर सेतु, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो विद्युत का स्रोत होता है, विद्युत का स्रोत होता है, उसके द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और किसी निश्चित समय के अंदर जो कार्य किया जाता है, निश्चित समय के अंदर जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। इसे W से अगर लिखे तो ये W/T होता है, ठीक है। ये विद्युत शक्ति है और ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा की अगर बात कर लें, किसकी बात कर लें, विद्युत ऊर्जा की बात कर लें, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है,
जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ से अगर शक्ति का मात्रक देखें तो शक्ति का मात्रक बच्चों सभी को पता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। किसके बराबर, तो जूल बटा सेकंड के बराबर। ठीक है, जूल बटा सेकंड के बराबर। तो जूल किसके बराबर आता है, वाट गुना सेकंड के बराबर आता है। ये किसका मात्रक है बच्चों, ये मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है बच्चों, ये ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा का मात्रक है। और ये किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है बच्चों शक्ति का। ये शक्ति का मात्रक है और ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए शक्ति के अंदर बात करें तो ये ऊर्जा के अंदर अगर बात करें तो ऊर्जा के एक अन्य मात्रक होता है, वो होता है kWh, जिसे जानते हैं हम लोग यूनिट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये क्या होता है, व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। KWH इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। यानी एक KWH किसके बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर होता है। घरों में जो मीटर का बिल आता है वो KWH के रूप में आता है। तो देखिए, एक KW की बात करें तो इसमें कितने वाट होंगे, तो इसमें होंगे बच्चों 1000 वाट। अगर H की बात करें तो इसमें कितने सेकंड होंगे, तो इसमें बच्चों होंगे 3600 सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 3600 सेकंड होंगे। तो ये बन जाएगा 3600 गुणा 1000 और वाट गुणा सेकंड। वाट गुणा सेकंड आप लोग जानते हो क्या होता है, जूल होता है। तो ये बनेगा 3600 गुणा 10 की पावर 5 और क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे 3.6 लिखें तो ये बन जाता है 10 की पावर 6 जूल। इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक KWH जो है किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ये वाली टर्म जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक नंबर का आपसे पूछ सकते हैं, एक अंक का इंपॉर्टेंट है कि एक KWH जो है वो किसके बराबर होता है। इसके अलावा शक्ति में भी आप जानते हो, एक HV, एक हॉर्स शक्ति, एक असो शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर होती है क्या, एक असो शक्ति। ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पावर। ये शक्ति के लिए और ये किसके लिए, ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण। तो आपको पता है कि जो हमारे पास में जो पावर स्टेशन है वहाँ से घरों तक लाइट आती है, उसके लिए काफ़ी लंबे तार को काम में लेना पड़ता है। तो तार को काम में लेंगे तो जैसे आपको कितनी शक्ति भेजनी है, P = VI शक्ति आपको भेजनी है। तो ऊर्जा हानि होगी। ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा। PC से अगर लॉस को अपने लिखें तो ये किसके बराबर होगा, I² R के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा की हानि है, I² R। इसके रूप में आपके यहाँ पर क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है। अगर अपने बात करें इस फॉर्मूले से P = I² R से, कि अपने पास में जो मान आ रहा है I का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हो। I का मान यदि यहाँ से निकाले तो किसके बराबर है, P/V के बराबर है। यानी PC जो है वो किसके बराबर है, P² V के बराबर है। P²/V² × RC के बराबर है। ठीक है, यानी आपकी जो ऊर्जा की हानि हो रही है, यानी जो शक्ति हानि हो रही है, वो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग क्या कर दें, वोल्टेज का मान बढ़ा दें, तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज का मान आप लोग बढ़ाते हो, ऊर्जा की हानि उतनी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। परंतु अगर करंट का मान आप बढ़ाते हो, I का मान आप बढ़ाते हो, उतनी ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अधिक दूरी तक अगर आपको क्या करनी है, विद्युत ऊर्जा को भेजनी है, तो किसे ज़्यादा नहीं करना है, करंट को ज़्यादा नहीं करना है। किसको ज़्यादा करना है, वोल्टेज को ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर वोल्टेज को ज़्यादा कर दोगे तो इस फॉर्मूले से ऊर्जा हानि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए अधिक दूरी तक अगर क्या करना हो, विद्युत का स्थानांतरण करना हो, तो 10,000, 11,000, 22,000 की जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो ये है अधिक दूरी तक शक्ति का स्थानांतरण। ठीक है, अगर ऊष्मा की बात करें तो H = I² RT से आप लोग क्या कर सकते हो, ऊष्मा का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।